आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी में जितने भी ये कुल मिला के 9 रचनाएं हमारे सिलेबस में दे रखी हैं। इन 9 रचनाओं के जो उद्देश्य रहे हैं लेखक के, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करेंगे कि लेखक का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं झांसी की रानी उपन्यास का क्या लक्ष्य है। लेखक वृंदावन लाल वर्मा का उद्देश्य यह प्रतिपादित करना है कि महारानी झांसी स्वराज्य की रक्षा हेतु लड़ी थी। अब अगर आपसे यह क्वेश्चन अति लघु में पूछा जा सकता है तो 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे लघु में पूछा जाए तो आपको क्या करना है, कम से कम 50 शब्दों में देना है। यह आंसर आपको लघु में कम से कम 50 शब्दों में देना है और आपको इसको विस्तारित रूप से कर सकते हैं। केवल जो मूलभूत चीज़ें हैं संक्षिप्त रूप में कम से कम शब्दों में लिखा है मैंने यहाँ पर, और लेकिन आप इसे पेपर में लिखना है तो विस्तार से ही लिखना है। जैसे अगर लघु आता है पेपर में तो आपको कम से कम 1 या 2 पेज में तो लिखना ही लिखना है। झांसी की रानी, इसका उद्देश्य यह प्रतिपादित करना है कि झांसी की रानी स्वराज्य की रक्षा हेतु लड़ी थी। नेक्स्ट कहानी है पंच परमेश्वर। लेखक प्रेमचंद्र का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण परिवेश में घटने वाली घटनाओं लेखक प्रेमचंद्र का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण परिवेश में घटने वाली घटनाओं और न्याय की सर्वोच्च भावना को प्रदर्शित करना था कि पंच की वाणी देववाणी होती है, वहाँ मनोविकारों का कोई स्थान नहीं है। मतलब लेखक का उद्देश्य यह प्रतिपादित करना है कि जो पंच होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। पंचों की वाणी इसीलिए देवताओं की वाणी मानी जाती है क्योंकि वो निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। वो किसी के पक्ष में पक्षपाती होकर न्याय नहीं करते, वो पक्ष रहित होकर निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। इसलिए पंच को परमेश्वर अर्थात देवता के समान माना गया है। यह प्रतिपादित करना ही, न्याय का प्रतिपादन करना ही प्रेमचंद्र का उद्देश्य है। नेक्स्ट कहानी है पाजेब। लेखक का उद्देश्य परिवार मनोविज्ञान को दिखाना है। यह कहानी यह बताती है बड़ों के द्वारा की गई गलती को बच्चों पर आरोपित कर दिया जाता है। देखिए, पाजेब कहानी के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य बाल मनोविज्ञान को दर्शाना है और दूसरा उद्देश्य यह प्रतिपादित करना है कि बड़े लोग जो गलती करते हैं उन गलतियों का दोष, उन गलतियों को बच्चों पर आरोपित कर दिया जाता है। ये दिखाना है, यह प्रतिपादित करना ही लेखक का उद्देश्य है। 2 उद्देश्य हैं इसमें। नेक्स्ट कहानी है पर्दा कहानी का उद्देश्य निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की निम्न आर्थिक स्थिति, बड़े परिवार और झूठे खानदानी रौब को दिखाना है। बड़े परिवार की समस्या भी दिखाई गई है। देखिए, पर्दा परिवार में गरीबी की समस्या को दर्शाया गया है और दूसरा अधिक बच्चे हों, अधिक बड़ा परिवार होता है तो क्या समस्या होती है, इस समस्या को प्रतिपादित करना भी है और झूठे खानदानी रौब को दिखाना भी लेखक का उद्देश्य है। ये 3 उद्देश्य हैं, बड़े परिवार की समस्या को दिखाना, गरीबी को दिखाना और झूठे खानदानी रौब को दिखाना। ये पर्दा कहानी के 3 उद्देश्य हैं, अच्छे तरीके से याद कर लेना आप। गैंग्रीन, इसमें इस कहानी का उद्देश्य ये है कि एक चंचल मन की लड़की कैसे एक यंत्रवत जीवन जीने लगती है। उसके मन में जो उमंग और चंचलता काम करती थी वो चंचलता खत्म हो जाती है और जब जीवनचर्या में वो ऐसी ढल जाती है कि बस उसके मन की जो चंचलता होती है वो खत्म हो जाती है, यंत्रवत जीवन जीने लगते हैं। यह प्रतिपादित करना ही गैंग्रीन का उद्देश्य है। ठीक है। तीसरी कसम कहानी का उद्देश्य बिहार के एक आंचल मतलब ग्रामीण को उभारना है। यह एक आंचलिक अर्थात ग्रामीण कहानी है। हीरावन व हीराबाई के आंतरिक प्रेम का वर्णन किया गया। देखिए, तीसरी कसम का कहानी का उद्देश्य आंचलिक का वर्णन करना है। आंचलिक मतलब ग्रामीण परिवेश का वर्णन करना ही तीसरी कसम कहानी का उद्देश्य है। और तीसरी कसम कहानी का उद्देश्य ये भी है कि हीरामन और हीराबाई के आंतरिक प्रेम को इसमें दिखाया गया है। बस पिता हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जयशंकर प्रसाद जी का उद्देश्य भारत के गौरव व भारतीय संस्कृति को उजागर करना तथा भारत की नारी के आदर्श रूप की स्थापना करना, नारी के गिरे हुए मनोबल को ऊंचा करके दिखाना और भारतीय नारी की स्थापना ही नाटक का प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, भारतीय संस्कृतिवान भारतीय नारी कैसी होनी चाहिए, चरित्रवान होनी चाहिए, त्रिया चरित्र नहीं होना चाहिए, यह प्रतिपादित करना ही ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य रहा है। मतलब
इसमें स्त्री के मनोबल को ऊंचा करके दिखाना और भारतीय नारी के आदर्श रूप की स्थापना करना ही ध्रुवस्वामिनी नाटक का मूलभूत उद्देश्य है। नेक्स्ट, दीपदान एकांकी। दीपदान एकांकी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है और पन्नाधाय के त्याग और समर्पण को एकांकीकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है। दीपदान कहानी का उद्देश्य प्रत्येक भारतीय के हृदय में देशभक्ति और कर्तव्य पालन की भावना को जागृत करना है। दीपदान एकांकी का उद्देश्य ये है कि पन्नाधाय के बलिदान को दिखाया गया है और भारतवासियों को अर्थात दर्शकों को प्रेरित किया गया है कि वे भी त्याग की भावना से भरे रहें। जब त्याग का समय आए तो परिवार के लिए त्याग करें, देश के लिए त्याग करें। त्याग की भावना को प्रदर्शित करना, पन्नाधाय के त्याग को प्रदर्शित करना और देशवासियों को त्याग करने के लिए प्रेरित करना ही दीपदान एकांकी का उद्देश्य है। नेक्स्ट एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। प्रस्तुत एकांकी का उद्देश्य सामाजिक विकार को प्रदर्शित करना व उसमें बदलाव लाने का प्रयास करना है। इसका उद्देश्य कुछ सामाजिक समस्याओं जैसे धन लोलुपता, कुप्रथा आदि को दिखाना है। ठीक है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का क्या उद्देश्य है? लक्ष्मी का स्वागत, इसमें दहेज की कुप्रथा को दिखाया गया है, यही लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का उद्देश्य है। ठीक है, अगर देखिए आपसे अगर उद्देश्य का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो दीर्घ में तो संभावना कम है, तो लघु में यह क्वेश्चन आ सकता है। तो लघु में आपको करना है, देखिए अगर मैंने जो परिभाषा लिखी है बहुत छोटी परिभाषा है, कुछ ध्रुवस्वामिनी नाटक का आ जाता है। देखिए ध्रुवस्वामिनी का उद्देश्य मैंने बड़े में भी लिखा है, यह बुक से ही लिखा है, ध्यान रखना। अतीत की प्रेरक गाथा का गान अगर लघु में पूछा जाता है तो आपको यही इस बड़े रूप में करना है। लघु में आता है तो आपको ये टॉपिक करना है, फिर उसकी विस्तृत व्याख्या करनी है। तो इसमें कुल 6 टॉपिक है, विस्तृत व्याख्या भी आपको अच्छे तरीके से करनी है। मैं आपको केवल टॉपिक बता रहा हूँ और विस्तृत व्याख्या भी थोड़ी थोड़ी बता दूंगा। कि अतीत की प्रेरक गाथा का गान, इसमें आप ये लिख देना कि भारत के अतीत का प्रेरक गान किया गया है कि भारतीय राजा रानी बहुत बलिदानी होते थे, बहादुर होते थे, यही चीज़ को इसमें इस महान गाथा को दिखाया गया है। युगीन विसंगतियों का चित्रण, उस युग में कौन कौन सी विसंगति, इसका चित्रण किया गया है। और नारी प्रेरक शक्ति, मतलब साहस उस नारी में था, तो आज की नारियों को भी साहस के लिए प्रेरित किया गया है। आदर्श नारी का चित्रण, इसमें एक ऐसी नारी का चित्रण है वो साहसी है और जो स्वतंत्रता चाहती है, जो परतंत्रता को कभी स्वीकार नहीं करती, और भारत के आदर्श नारी का चित्रण किया गया है। योग्य शासक का निर्धारण, जो झांसी की रानी थी जिसके बचपन का नाम मणिकर्णिका और मन्नू था, वह योग्य शासक थी। अगर वो चाहती तो भारत को चला सकती थी, पूरे भारत को चला सकती थी। रूढ़ियों का विरोध, इसमें रूढ़ियों का विरोध किया गया है। झांसी की रानी का झांसी की रानी का उद्देश्य सुनिए अब। कर्मयोग का प्रतिपादन, इसमें झांसी की रानी यह प्रतिपादित करती है, कर्मयोग का प्रतिपादित करती है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के शौर्य और वीरता का प्रस्तुतिकरण, कर्मण्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन, भारतीय दर्शन की झलक, पूर्ण जीवन का आदर्श। ओके, ये दोनों उद्देश्य आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से करने। नेक्स्ट अब आते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पेपर का पैटर्न क्या रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। यह पेपर का पैटर्न पूरे भारत में लागू है, कुछ राज्यों को छोड़कर। देखिए इसमें 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में 20 नंबर का आएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कुल 10 प्रश्न होंगे जिसमें 5 अति लघु, 5 बहुविकल्प आएंगे। और सेक्शन बी के अंतर्गत कुल 35 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कुल 7 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें 5 अटेंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का होगा, 35 नंबर हो गए। सेक्शन बी 20 नंबर का है टोटल, इसमें 4 दीर्घ के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 2 अटेंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होगा, कुल 20 नंबर हो गए। तो आज मैंने आपको बताया कि हमारे सिलेबस में जितना भी उद्देश्य है, उद्देश्य का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उद्देश्य का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। रेखा चित्र, संस्मरण, इनमें से आपको उद्देश्य कभी नहीं पूछा जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा, इनमें से आपको जो नीचे की रचनाएं हैं, इनमें से आपको कभी भी उद्देश्य पूछा नहीं जाएगा। इन 9 रचनाओं में से ही उद्देश्य पूछा जाएगा और किसी रचना में से आपसे उद्देश्य नहीं पूछा जाएगा। लिख के दे देना, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ओके, धन्यवाद।